भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, निंदा, भय, लालसा और घमंड जैसे दोष हमेशा इंसान में रहते हैं। और सच यही है कि यही दोष अच्छे भले इंसान को अपराधी बना देते हैं। आज जो केस मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो आपको भी उतना ही उलझा देगा जितना उसने मुझे उलझाया था। ये केस 2017 का है, जब मैं उत्तर प्रदेश के बिजनौर में पोस्टेड था। कागज है ना तुम्हारे पास? हमें बड़े साहब से मिलना है। बताइए, क्या परेशानी है? हम माँ बनने वाले हैं। ये तो खुशी की बात है। साहब, ये बच्चा हमारे पति का नहीं है। तो फिर किसका है? हम नहीं जानते। आपके साथ किसी ने बलात्कार? हमें नहीं पता। हमें बस इतना पता है कि कोई है जो हमारी लाचारी का फायदा उठा रहा है। कौन है ये हम नहीं जानते। कहाँ चल रहा है सब? हमारे ससुराल में। मैं कितना खुशकिस्मत हूँ कि तुम मेरे पास हो। अगर तुम देख पाती तो तुम देखती कि तुम कितनी खूबसूरत हो। हम आपसे एक बात पूछें? हाँ, पूछो। आपने हमसे शादी क्यों की? क्योंकि जो तुम दे सकती हो वो कोई और लड़की नहीं दे सकती। क्या? प्यार। मैं जानता हूँ धानी के कमी तो मेरे अंदर भी है, लेकिन दो अधूरे इंसान ही एक दूसरे को पूरा कर सकते हैं। तुम कहो तो बत्ती बुझा दूं? धानी, धानी हारना नहीं है। देख, अगर तुम हार गई ना तो जीवन भर इसकी नाक रगड़नी पड़ेगी। देवर जी, बिल्कुल मत हारना, हाँ, वरना धानी की गुलामी करनी पड़ेगी। हमारे खानदान की इज्जत रखना तू। चल ढूंढ। हाँ, ढूंढ तो रहा हूँ। माँ जी, देवर जी जीत गए। लो रानी, तुम तो हार गई। अब तुम जिंदगी भर इसकी जीवन करना। ये है हमारा रसोई घर। भाभी, हमें सहारे की जरूरत नहीं है। आप बस आगे चलते जाइए और हम आपकी आवाज सुनकर आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा भाभी, चूल्हा कहाँ है? चूल्हा यहाँ है। चूल्हा धानी, माँ जी ने कहा है कि आज तुम्हारी पहली रसोई है, तो तुम्हें खीर बनानी है। तो सारा सामान यहाँ मौजूद है। वैसे तो तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर फिर भी पड़े तो शंकर को आवाज़ दे लेना, वो तुम्हारी मदद कर देगा। जी भाभी। मैं जाऊँ? जी। कौन है? अरे हम हैं, सुरेश। क्या हुआ? आप? अरे क्या कर रही हो तुम? वो हम आपको महसूस कर रहे हैं। माँ ने खीर बनाने के लिए कहा था ना, वही बना रहे हैं। आज आप वाकई में जीत गए।
अभी तक? आज नींद की गोली नहीं खाई ना? क्यों? अगर हम सो जाएंगे तो हमारे बीच में सोने वाला कहाँ से आएगा? हम पानी लेकर आते हैं। अरे रुको ना, हम ले आएंगे। आपकी अंगूठी कहाँ गई? बोलिए ना। लीजिए, चाय पीजिए। हमें इलायची वाली चाय पसंद नहीं है। ठीक है, आप पानी पीजिए। साहब, हमें बार बार लग रहा था कि कमरे में दो लोग हैं, एक हमारे पति और दूसरा वो आदमी, लेकिन हम अपने पति पे ही कैसे शक करते? इसलिए बस बार बार अपने मन को समझा रहे थे कि ये सिर्फ हमारा वहम है। लेकिन उस दिन कौन हो तुम? शंकर, तुम आते हो ना रात में हमारे कमरे में? नहीं हमने। छोड़िए ना। माँ, सुरेश, क्या हुआ धानी? वो आया था अभी यहीं पे था। क्या हुआ? माँ अभी ना शंकर आया था यहाँ पे। क्या हुआ? आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? बोलिए ना, आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? अरे लेकिन हुआ क्या ये तो बता। आप अपने बेटे से पूछिए ना, उन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? बोलिए ना, क्यों किया? हमारे साथ ऐसा क्यों किया? उसके बाद भी बहुत दिनों तक हमारे साथ वो सब होता रहा। आज हम बहुत मुश्किल से घर से निकल कर यहाँ तक आए। हम आपके सामने हाथ छोड़ते हैं, हमारी मदद कीजिए। उन पापियों को सजा दिलाइए साहब। हमने अपने बच्चे के बारे में किसी को नहीं बताया। क्या बताते? हमें तो ये भी नहीं पता कि हमारे बच्चे का बाप कौन है। कहाँ गई थी तू? हाँ, हम सब कितना परेशान थे। और ये सब क्यों आए तेरे साथ? आपको खुशखबरी देने, आपकी बहू माँ बनने वाली है। सच? ये तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन इसे कुछ हो गया था क्या रास्ते में जो आप लोग पहुंचाने आए हैं? पहुंचाने नहीं आए हैं, पूछने आए हैं। इस लंका का रावण कौन है? ये क्या बोल रहे हैं साहब? हिंदी भाषा समझ में आती है ना? आपकी बहू का कहना है कि इसके पेट में जो बच्चा है वो आपके घर के किसी नौकर का है, और ये सब कुछ इसके पति के कहने पे हो रहा है। ये सब का बकवास कर रही है साहब? ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बकवास कर रही है। हाथ हटाओ और घर के सारे नौकरों को बुलाओ। साहब, इनमें से कोई शंकर नहीं है। जाइए आप लोग। शंकर साहब, शंकर को तो शादी के दूसरे हफ्ते ही भैया ने घर से निकाल दिया था। क्यों? वो तो रमा भाभी से उसने बदतमीजी की थी। क्यों? हाँ, देवर जी सही बोल रहे हैं। हाँ साहब, दरअसल उसने हमारी बीवी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी। मैंने देख लिया तो 2 थप्पड़ मार के उसे घर से बाहर निकाल दिया साहब। जब शादी के दूसरे हफ्ते ही आपने उसे नौकरी से निकाल दिया तो फिर वो कैसे धानी के साथ अभी तक वो सब करता रहा? ये लड़की पागल है साहब। आपको पता है शंकर एक बहुत गंदा आदमी था, इसीलिए हमने उसे नौकरी से निकाल दिया। लेकिन इसे लगता है कि वो अभी भी यही है, बार बार उसका नाम लेती है। हमसे तो कहती है कि सुरेश ही शंकर को उसके पास भेजता है। आप ही बताइए
एक पति अपनी पत्नी के पास ऐसे गैर मर्द को भेजेगा? अरे जब इसकी शादी हुई थी ना, तब भी लोगों ने कहा था कि मत करो शादी, ये लड़की पागल है। लेकिन हमने भी कोई एहसान नहीं किया था इस पे शादी करके। हमारा भी मतलब था, हमारे बेटे में खोट है, इसका पैर ठीक नहीं है, इसीलिए हमने एक अंधी लड़की से इसकी शादी करवा दी। हमें लगा था कि दोनों की ठीक रहेगी, खूब जमेगी इनकी। साहब ये सब कोई झूठ बोल रहे हैं, आप हमारे साथ चलिए, हम आपको बताते हैं। रानी इधर आ जाओ, गाड़ी में बैठो, इस तरफ। नहीं नहीं साहब, गाड़ी की जरूरत नहीं है, यही पास में रहती है मेरी माँ, 10 मिनट की दूरी है। आप चलिए ना, मैं लेकर चलती हूँ ना आपको। अच्छा ठीक है, चलो। साहब यहाँ पे एक कूड़ा घर है ना? हाँ बस वहीं से बाएं। साहब यहाँ है हमारी माँ का घर। तुम्हें इतना एक्यूरेट कैसे पता? साहब भगवान जब एक हाथ से लेता है ना, तो दूसरे हाथ से झोली भर कर देता है। हम अंधे जरूर हैं, लेकिन किसी भी आम आदमी से ज्यादा महसूस कर सकते हैं। हम इसीलिए तो कह रहे हैं कि वो सब हमारा भ्रम या फिर पागलपन नहीं है। साहब आइए। धानी, क्या माँ? क्या हुआ? माँ आप बताइए ना इनको, क्या हमारा दिमाग खराब है? हम पागल हैं? नहीं नहीं बेटा, तू आप बताइए ना इनको, ये विश्वास नहीं कर रहे माँ। परेशान मत हो। अंकुर, तुम दीदी को अंदर ले जाओ। अंदर जाइए। दीदी आप यहाँ पर आराम करो। साहब हमारी बेटी पागल नहीं है, वो क्या है ना, कभी कभी बहुत डर जाती है। माँ, माँ, कौन है? माँ वो कोई नहीं है। नहीं, मामा को था यहाँ पे। नहीं छू रहा था। कोई नहीं था बेटा। नहीं माँ, कोई वो वहम है तुम्हारा बेटा, कोई नहीं था, मैं हूँ ना यहाँ। वो साहब देख नहीं पाती है ना, तो उसे हमेशा ऐसा लगता है कि कोई उसका फायदा उठाना चाहता है। और हमने उसे बहुत समझाया, झाड़ फूंक भी करवाया। देखिए इस झाड़ फूंक से कुछ नहीं होगा। अगर आपकी बेटी को कोई परेशानी है तो उसे डॉक्टर को दिखाइए। धानी, सरोज बहन, मेरी बच्ची को माफ कर दीजिए। धानी को जा बेटा, धानी दीदी को ले गया। देखिए वो ना बचपन से वो देख नहीं पाती है, तो कभी कभी डर जाती है। हाँ आप बुरा मत मानना। धानी बेटा, ये धानी बेटा चलो, घर चलो। माँ, हमें इनके साथ नहीं जाना, हम उस घर में नहीं जाना चाहते वापस। लेकिन बेटा, देखिए अगर वो नहीं जाना चाहती है तो फोर्स मत कीजिए उसे। साहब आपको पता है ना, ये माँ बनने वाली है, बहुत दिनों बाद हमें ये खुशी मिल रही है, हम दादी बनने वाले हैं। इस खुशी से हमें दूर मत करिए। देखिए इसे वहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। रानी अगर तुम इनके साथ नहीं जाना चाहती, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर फिर भी तुम्हारा जाने का मन है तो मैं वहाँ रेगुलर चेक करने आता रहूँगा। अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो डरना नहीं, सीधे हमें बताना। हाँ कौन है? कौन है? कौन है? तुम्हारे पति हैं, अब खास कर भी बताएंगे। आराम से। अब तुम माँ बनने वाली हो हमारे बच्चे की। अगर ज्यादा परेशान रहोगे ना तो बच्चे पे असर पड़ेगा। और एक बात और, शंकर सिर्फ तुम्हारे मन का वहम है। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है यहाँ? कुछ नहीं।
हमारे घर का नौकर शंकर है। और ये खेत किसका है? खेत भी हमारा है साहब। अच्छा, तो ये खेत भी तुम्हारा है और ये नौकर भी तुम्हारा है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो साहब। एक दिन पहले ही धानी हमारे पास अपने पति सुरेश और नौकर शंकर के खिलाफ शिकायत लेकर आई थी। उसके घर वालों ने हमें बताया था कि धानी की दिमागी हालत ठीक नहीं है, वो अंधी है, इसीलिए उसे अक्सर वहम हो जाता है कि कोई उसके अंधेपन का फायदा उठा रहा है। लेकिन शंकर की लाश मिलने के बाद ये साफ हो गया कि ये सिर्फ धानी का वहम नहीं था, बल्कि उसके वहम में कुछ न कुछ सच्चाई तो जरूर थी। साहब, हमें नहीं पता कि उसने धानी के साथ क्या किया, और हमें यह भी नहीं पता कि लाश हमारे खेत में कैसे आई साहब। लो, मैं बताता हूँ। देखो, ये बदले की कहानी है ना, ये महाभारत काल से चली आ रही, सिर्फ पात्र बदल जाते हैं। अब शंकर ने धानी के साथ जो कुछ भी किया या नहीं किया, उसकी सच्चाई का पता तो हम लगा लेंगे, लेकिन ये तो तुमने ही बताया था ना कि शंकर ने तुम्हारी बीवी पे हाथ डाला था, तो तुम्हें गुस्सा आया, तुमने इसे मार दिया। नहीं साहब, शंकर ने मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की। वो तो देवर जी की हाँ में हाँ मिलाई मैंने, और मेरी हाँ में हाँ इन्होंने मिला दी। आपकी जो भाभी जी कह रही हैं सच बोल रही हैं? कमाल की फैमिली है आप लोगों की, पूरा परिवार एक दूसरे की हाँ में हाँ बहुत अच्छे से मिलाता है? और आप लोग एक दूसरे की हाँ में हाँ मिलाकर धानी को पागल साबित करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं? ये धानी हमारे पास तुम्हारी शिकायत लेकर आई थी, अपने नौकर शंकर को उसके साथ सुला रहे हो तुम। अब शिकायत लेकर आई तो डर गए और मार डाला उसे, अपने भाई के खेत में गाड़ दिया। तुम्हें क्या लगा लाश बरामद नहीं होगी तो क्या सच बाहर नहीं आएगा? कैसे मारा उसे? हमारा बेटा ऐसी घटिया हरकत कभी नहीं कर सकता। और शंकर को काम से ना तो सुरेश ने निकाला है ना रमेश ने, उसे काम से हमने निकाला था। बदतमीज, जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे घर की इज्जत पे हाथ डालने की? नहीं माँ जी, मैं तो निकल जा। अरे माँ जी, हमारी बात तो ऐसा तो नहीं जो आप समझ रहे हैं। माँ सच कह रही है, उन्होंने ही शंकर को घर से निकाला था, लेकिन साहब उसके बाद भी शंकर हमारे पास आता था। अरे नहीं धानी, शंकर नहीं आता था। हमने शंकर को उसी दिन निकाल दिया था, लेकिन वो बात इसके मन में घर कर गई। दिमागी तौर पे कमजोर है ना ये, इसे डर लगने लगा था, इसीलिए ये सोचती थी कि सुरेश ही शंकर है। आप अपने बेटे से पूछिए ना, उन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? पैर फिसल गया तो हमने संभाला उसे, तो चीखने लगी, चिल्लाने लगी और कहती है कि शंकर शंकर। आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। नहीं साहब, ये वो आदमी नहीं है। धानी, अच्छे से छू के पहचानने की कोशिश करो। साहब, हम एक बार किसी को छू लेते हैं ना तो हम उसे कभी नहीं भूलते। ये वो आदमी नहीं है जो हमारे कमरे में आता था। धानी, देखो, तुम्हारे घर में एक तो तुम्हारा पति सुरेश है, एक उनका बड़ा भाई रमेश और कुछ नौकर हैं, जिन्हें पहले ही तुमने छूकर ना बोल दिया है। बचा ये शंकर, इसको भी तुम ना बोल रही हो, तो क्या वो आदमी रमेश है? नहीं नहीं साहब, रमेश भैया की आवाज़ हम पहचानते हैं, वो कोई और ही आदमी था। सच कहे तो साहब अब हमें भी लगता है कि शंकर ने हमारे साथ कुछ नहीं किया, ये सिर्फ हमारे मन का वहम है। कमाल है सर, अगर शंकर धानी के पास नहीं जाता था तो और कौन जाता था? ये धानी झूठ बोल रही है, शंकर ही था जो उसके कमरे में जाता था। लेकिन सर, जो औरत खुद शिकायत लेके हमारे पास आई थी, हमसे वो वाला झूठ क्यों बोलेगी? क्या पता उसके पति सुरेश ने उसे डराया हो, या फिर इसने सोचा कि जिस आदमी ने उसके साथ गलत किया है वही नहीं रहा, तो फिर बात को बढ़ाने से क्या फायदा, या फिर कोई ऐसी बात जो हमें नहीं पता। सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि शंकर को किसी और ने ही मारा हो और इन लोगों का इस खून के साथ कोई कनेक्शन ही ना हो। हाँ, हो सकता है। शुक्ला, एक काम करो कि शंकर के सारे कॉल रिकॉर्ड्स निकालो। अगर इन लोगों ने इसे काम से निकाला था तो पता करो कि ये कहाँ रहता था और क्या करता था। सर, हाँ? क्या हो गया सर? क्या सोच रहे हैं आप? ये कि धानी ने झूठ क्यों बोला? हेलो धानी बेटा, तुम ठीक तो हो ना?
अंकुर बता रहा था तुम बहुत परेशान हो। हाँ माँ, हम एकदम ठीक है। अंकुर बेमतलब का परेशान होता है, हम ठीक है माँ। बेटा तू सुन, मेरी बात सुन। वो सब कुछ ना एक बुरा सपना था। तुम अपनी माँ की बात मानती हो ना? हाँ, तो ये सब भूल जाओ और अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोचो, ठीक है? हाँ माँ। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। ये लोग कह रहे थे कि शंकर को 1.5 महीना पहले ही नौकरी से निकाल दिया गया था। हाँ, लेकिन उसकी कॉल लोकेशन तो हमेशा उसी एरिया की थी। ये रही सर। सर मैंने शंकर के घर वालों से भी पूछताछ की, वो लोग वहीं एक गांव छोड़ के ही रहते। सर शंकर के घर वालों ने कहा कि शंकर ने उसके घर वालों को ऐसा कभी भी नहीं कहा था कि शंकर को नौकरी से निकाल दिया गया था। वो तो उल्टा उन लोगों को पैसे दे रहा था। जब नौकरी नहीं कर रहा था तो पैसे कहाँ से आ रहे थे? शुक्ला जरा पता करो, क्या सच में उसे नौकरी से निकाला था या कोई और ही माजरा है? क्या शंकर सुरेश के घर में आता जाता था? मालूम नहीं साहब, मैंने कभी उतना ध्यान नहीं दिया है। हाँ साहब, पहले सुरेश के यहाँ काम करता था वो। अभी बहुत दिनों से वो दिन भर आवारागर्दी करते रहता था, दिन भर यहाँ बैठकर पत्ते खेलते रहता था। हमें तो लगा ही था साहब, अभी उसके पास कोई काम धाम नहीं है। क्यों? वो तो सरोज चाची के घर में काम करता ही था ना। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि 1.5 महीने पहले उसे नौकरी से निकाल दिया था। नहीं नहीं सर, मैंने कई बार देखा है उसे रात में सरोज चाची के घर जाते हुए। लेकिन हाँ सर, वो थोड़ा छुपछुपाते हुए जाता था। नहीं, काम से तो उसे निकाल दिया था। अरे हमारे पास कितनी बार शंकर काम मांगने आया था। सुरेश जी, एक बात समझ में नहीं आ रही है। आपने कहा था कि आपने शंकर को नौकरी से निकाल दिया था, लेकिन वो तो वहीं आपके मोहल्ले में आसपास घूमता रहता था, पत्ते खेलता रहता था। एक पड़ोसी ने बताया कि शंकर उनसे काम मांग रहा था, लेकिन एक पड़ोसन ने बताया कि उसने शंकर को कई बार आपके घर में रात में चोरी छुपे आते जाते देखा है। ये माजरा क्या है? साहब हमें नहीं पता कि कौन क्या कह रहा था, और ना ही हमें ये पता कि शंकर को किसने मारा। साहब हम तो खुद अपनी जिंदगी से लड़ रहे हैं। एक खांसी, ऊपर से चलने में तक दिन भर खेत में भागा था, रात को सोने के लिए नींद की गोली खानी पड़ती है। उसके बाद कौन आता है कौन जाता हमें नहीं पता। सब ना तो कभी हमने शंकर को धानी से कोई बदतमीजी करते हुए देखा, ये तो उसे निकालने के बाद माँ ने हमें बताया। एक बात और साहब, हमारे घर में ऐसा कोई भी नहीं जो शंकर के लिए आधी रात को दरवाजा खोले। अब जाइए। इतना तो साफ है कि शंकर को नौकरी से निकाला गया था। जरा इस सुरेश की कॉल रिकॉर्ड्स निकालो। भैया धानी के बारे में कुछ मत कहिए। कहे ना कहे, तुम दोनों मियां बीवी ने मिलकर शंकर को मार दिया और मार कर दफना दिया हमारे हिस्से वाली जमीन पे ताकि हम फंस जाएं। शंकर को हमने नहीं, हमें तो लगता है शंकर को आप दोनों ने मिलकर मारा है। और वैसे भी हमने आपको बताया था कि शंकर ने भाभी के साथ बदतमीजी की और आपका मर्दाना खून खोल गया होगा और आप दोनों ने मिलकर उसे मार दिया होगा। और ये भी हो सकता है कि कहीं भाभी उसे रात को बुलाती हो। देवर जी, जबान संभाल के बात करिए, कुछ भी बोलेंगे आप। ज्यादा बकवास करे तो मुंह तोड़ दूंगा। पत्नी है वो हमारी। आप भी जिसके बारे में बात कर रहे हैं तो वो भी हमारी पत्नी है। तुम्हें कोई बात समझ में क्यों नहीं आती? इस प्रॉपर्टी के काम के चक्कर में मत पड़ो तुम। कितनी बार कहा है आपसे कि चाय के साथ पानी लाया करो। सॉरी सर, अभी तुरंत लाया। अरे तुमसे नहीं कह रहे हैं, तुम सीधी सादी नौकरी करो, सुबह शांति से जाओ और शाम को शांति से घर वापस आओ, टाइम पे सैलरी मिलेगी, समझे? अब हम रख रहे हैं, बाद में बात करेंगे। हाँ, क्या हो गया सर? अरे भाई को अब प्रॉपर्टी के काम का भूत सवार हुआ है, बताइए। तो अच्छी बात है सर, करने दीजिए, प्रॉपर्टी के काम में तो पैसे हैं। आप तो रहने दीजिए, बताइए। सर शंकर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। जिस दिन लाश मिली थी उसके 2 दिन पहले ही शंकर का खून हुआ। यानी कि जिस दिन धानी हमारे पास आई थी। हाँ सर, और फावड़े पे शंकर के खून के ट्रेसेस भी मिले हैं, लेकिन कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। शायद उस फावड़े को अच्छे से साफ कर दिया गया था। एक और बात, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से शंकर की उंगली तोड़कर अंगूठी निकाली गई थी। मतलब कातिल ने शंकर को पहले मारा और गाड़ने से पहले अंगूठी निकाल ली? नहीं सर, मारने के बहुत देर बाद अंगूठी निकाली गई थी और वो अंगूठी बहुत टाइट थी, इसलिए मरने के बाद वहाँ खून जम गया था और बाद में बहुत स्ट्रगल करके उंगली तोड़कर अंगूठी निकाली गई थी। उसके निशान भी है। मारने के बहुत देर बाद? क्यों, क्या गेम खेल रहे हो तुम?
कर क्या रहे हो उस लड़की के साथ? ये क्या कह रहे हैं साहब? हमने कुछ नहीं किया है। अच्छा, शंकर की उंगली में एक अंगूठी थी जिसका जिक्र धानी ने किया था, और जब हमें शंकर की लाश मिली तो अंगूठी नहीं मिली। हाँ, कहाँ है वो अंगूठी? साहब, हमें नहीं याद पड़ता कि हमने शंकर की उंगली में कभी कोई अंगूठी देखी हो। अभी याद पड़ जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से शंकर की मौत के बहुत देर बाद उसकी उंगली से अंगूठी निकाली गई थी, वो भी उंगली तोड़ के। अबे, लाश की उंगली तोड़ दी? नहीं साहब, हमने कोई उंगली नहीं तोड़ी साहब। साहब, वो तो क्या कर रहे हैं यहाँ? कुछ नहीं। ये छुपा क्या रहा है? बोला ना कुछ नहीं। दिखा क्या छुपा रहा है? दिखा, मैं कह रहा हूँ क्या छुपा रहा है? कहाँ से मिली अंगूठी? कहाँ से मिली अंगूठी? तो तुमने वो अंगूठी हमें क्यों नहीं दी? साहब, क्योंकि वो अंगूठी हमारे छोटे भाई सुरेश की है। अगर आप लोगों को वो अंगूठी शंकर के पास मिलती साहब, तो आप लोग उस पर शक करते। अच्छा। और धानी ने तो पहले ही आप लोगों को इतना कुछ कहा था, इसलिए वो अंगूठी हमने रख ली। माता रानी का प्रसाद समझ के? अगर तुझे हम यहाँ माता रानी का प्रसाद समझ के रख ले तो? नहीं रख लेते हैं। आप कहीं बाहर जा रहे हैं? तुम्हें कैसे पता? वो आपने अपनी फेवरेट परफ्यूम लगाई है ना, उससे। हम दोनों बाहर जा रहे हैं डॉक्टर के पास। कम से कम ये तो देखें कि हमारा बच्चा ठीक है या फिर किसी तकलीफ में है। सुरेश! ये लोग तुम्हारे से कुछ बात करना चाहते हैं। जी कहिए। हाथ दिखाइए। आपकी शादी की अंगूठी कहाँ है? वो ढीली थी इसीलिए उतार के रखी। तो उतार के घर में ही रखी होगी ना? हाँ। लेकर आइए। अच्छा, याद नहीं आ रहा कि कहाँ रखी है? मैं बताता हूँ। आपकी अंगूठी शंकर को मारते वक्त वहीं गिर गई थी। ये देखिए, ये रही हमारे पास। ये अंगूठी हमें शंकर की लाश के पास मिली है जब तुम उसे खेत में गाड़ रहे थे। क्या कहना है इसके बारे में आपको? बताते हैं। ये रही हमारी अंगूठी। और जिस अंगूठी की आप बात कर रहे हैं वो हमें नहीं पता किसकी है। ये अंगूठी हमें हमारी शादी में मिली थी। ये देखिए, ढीली होने की वजह से कई बार हम इसे उतार के रख देते। धानी ने भी कई बार हमें टोका कि हमारे हाथ में कभी अंगूठी होती है और कभी नहीं। तो धानी ने जो कुछ भी हमसे तुम्हारे बारे में कहा एकदम ठीक कहा। जब धानी ने शंकर को अंगूठी के बारे में टोका, आपकी अंगूठी कहाँ गई? तो तुमने शंकर के लिए भी ठीक वैसी ही अंगूठी बनवा दी ताकि इसे शक ना हो। बहुत खूब। साहब, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? भला हम अपनी पत्नी के साथ ऐसा क्यों करेंगे? जब इतना सब कुछ हमने पता लगा ही लिया है तो ये भी पता लगा लेंगे। धानी, तुमने ये अंगूठी कहाँ से बनवाई थी? हाँ साहब, मुझे अच्छी तरह से याद है। एक अंधी लड़की अपनी माँ के साथ में आई थी। माँ, ये डिजाइन लेंगे। ये अच्छा, मैं सब इसे पैक करता हूँ। 5 ग्राम की है ना? क्या बात है, बिटिया तो बहुत सियानी है। हाँ, इसकी शादी होने वाली है। भगवान इसे हमेशा खुश रखे। क्या पिछले 2 महीने में कोई और भी आया था इस डिजाइन की अंगूठी बनवाने? हमारे पति की अंगूठी खो गई है जो आपसे बनवाई थी, वो हमें वैसी ही अंगूठी दोबारा बनवानी है। कितना समय लग जाएगा? बेटा, कम से कम 1 सप्ताह लग जाएगा। 1 दिन में नहीं हो पाएगा? हो ही नहीं सकता, क्योंकि काम बहुत बारीक है और त्योहार की वजह से कारीगर के पास में समय भी नहीं है, इसलिए नहीं हो सकता। तो फिर क्या हुआ? उसने अंगूठी बनवाई यहाँ से? नहीं सर, मेरे पास तो नहीं बनवाई। ये देखिए, क्या ये अंगूठी भी आपके यहाँ की है? नहीं साहब, ये अंगूठी मेरी दुकान की नहीं है, शायद कहीं और से बनवाई हो।
सर, एक बात मुझे खटक रही है। अब धानी से पूछेंगे नहीं कि वो सेम डिजाइन की अंगूठी बनवाने क्यों गई थी और एक दिन के अंदर ही उसको डिलीवरी क्यों चाहिए थी? शुक्ला, मुझे नहीं लगता कि धानी से यह सब पूछकर कोई फायदा होने वाला है। नहीं, ऐसा तो नहीं कि इस शंकर के साथ इसका कोई अफेयर चल रहा हो और वो सेम डिजाइन की अंगूठी शंकर को गिफ्ट करना चाहती हो जैसी कि उसने अपने पति को गिफ्ट की थी। हो भी सकता है सर। हाँ, एक काम करो, इस धानी से कोई भी पूछताछ करने से पहले सारी ज्वेलरी शॉप में पता करो कि सेम डिजाइन की अंगूठी किसने बनवाई थी, धानी ने या किसी और ने। एक बार ये पता चल गया कि अंगूठी किसने बनवाई थी तो ये भी पता चल जाएगा कि धानी ने हमें जो कहानी सुनाई है वो सच है या झूठ। सर एक और बात, रमेश और सुरेश के कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से मर्डर के टाइम दोनों घर पे ही थे। बेटा वो पुलिस आई थी, पूछ रही थी कि तुम दूसरी अंगूठी बनवाने क्यों गई थी। आपकी बेटी ठीक इसी तरह की अंगूठी बनवाने दोबारा क्यों गई? हमें नहीं पता। हम तो देखने गए थे कि वैसी डिज़ाइन की अंगूठी एक दिन में बन पाएगी भी कि नहीं। माँ, वो शंकर है ना? अंकुर। हाँ दीदी, हमें पता है, तुमने हमेशा हमारा साथ दिया और आगे भी देते आओगे ना। हाँ दीदी, मैं तुम्हारा साथ दूंगा दीदी, रो मत दीदी। भले सब मना कर रहे हो लेकिन ऐसा हो भी तो सकता है कि सच में ही शंकर ने रमा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, इसकी वजह से रमेश को गुस्सा आया हो और उसने शंकर को मार दिया हो। फिर बाद में जब उन लोगों को लाश मिली तो सब डर गए और हमको ऐसी एक कहानी बना के सुना दी हो सकता है धानी का और शंकर का अफेयर चल रहा हो। सुरेश को पता चल गया, उसने शंकर को मार दिया और धानी को गुस्सा आया, वो पुलिस के पास आई और अपने पति के खिलाफ कंप्लेंट कर दी। सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब कुछ एक पहेली जैसी लग रही है। इस पहेली को एक ही इंसान सुलझा सकता है, धानी। क्या हुआ है? संगीता, चेक करो जरा। सर ये तो मर चुकी है। कैसे मरी है? पता नहीं साहब, रमा बता ना क्या हुआ था। रमा कैसे मरी? मुझे नहीं पता साहब, बस ये बाहर से आई थी, हमने उसे चाय बनाकर दी थी। नानी, ये चाय पी लो। लेकिन कुछ देर के बाद ही नानी, ये बाहर कहाँ गई थी? पता नहीं साहब, बोल के गई थी कि आधे घंटे में आ रही हूँ। हमें लगा अपनी माँ के पास गई होगी। नहीं साहब, वो हमारे पास नहीं आई थी साहब, इन्हीं लोगों ने उसे मारा है। यही लोग उसके साथ कुछ गलत काम कर रहे थे साहब। शुक्ला, ये पहेली ऐसे नहीं सुलझेगी। इसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और जिस कप में इसने चाय पी थी वो भी फॉरेंसिक के लिए भेजो और इसके फ़ोन की लोकेशंस निकालो, पता तो चले कि कहाँ गई थी। ये कहानी धानी के साथ शुरू हुई थी, लेकिन उसकी मौत ने हमारे सामने कई नए सवाल लाकर खड़े कर दिए थे। इस केस की तफ्तीश के दौरान हमें कुछ ऐसे सबूत मिले जो धानी के खिलाफ जा रहे थे, लेकिन मुझे हमेशा से धानी पर यकीन था। वो देख नहीं सकती थी, लेकिन मैं उसे देख सकता था, उसके सच और झूठ को देख सकता था। उसके साथ कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा था। अब तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जिस किसी ने शंकर को मारा था उसी ने धानी की जान ली थी। सर, धानी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। शुक्ला, धानी के पेट में जो बच्चा था उसका डीएनए शंकर के डीएनए से मैच कराओ। हो सकता है वो शंकर का ही बच्चा हो। ये धानी बाहर कहाँ गई थी? कहीं नहीं सर, उसके कॉल लोकेशन के हिसाब से वो दिन भर घर पे ही थी। अच्छा, और जो धानी को चाय दी थी वो रमा ने दी थी ना? साहब, वो मेरी देवरानी थी, मैं उसे जहर क्यों दूंगी? ये तो आप बताइए। वो माँ बनने वाली थी, हो सकता है उसको बेटा हो जाता। आपको सिर्फ बेटी है, आपको जलन हुई और आपने उसे जहर दे दिया। और हमें जलन क्यों होगी, जबकि हमको ये बहुत अच्छे से पता है कि वो बच्चा उसके पति का नहीं था। ये सब कुछ आपके आंखों के सामने हो रहा था और आपने कुछ नहीं किया।
हमने माँ जी को इसके बारे में सब कुछ बता दिया था। मैं अभी जाके सुरेश से बात करती हूँ। नहीं नहीं माँ जी, मेरा नाम मत लीजिएगा। तू क्यों घबरा रही है? हाँ, तूने कुछ गलत थोड़ी किया। सुरेश, हम आपको बाद में कॉल करते हैं। ये शंकर का क्या चक्कर है? वो माँ, देख, तू ये सब क्या कर रहा है हमें नहीं पता, लेकिन ये सब इस घर में नहीं चलेगा, समझ गया? और इसके बाद ही माँ जी ने शंकर को घर से बाहर निकाल दिया। हमने बदनामी के डर से इसके बारे में किसी को नहीं बताया। एक बात समझ में नहीं आई कि सुरेश अपनी पत्नी के साथ ये सब क्यों कर रहा था? वो बीमार है। कौन से डॉक्टर का इलाज चल रहा है? डॉक्टर दिलीप शुक्ला। सर, रमा सच बोल रही थी, सुरेश को एड्स है। और डीएनए रिपोर्ट भी आ गई है। इसके मुताबिक धानी के पेट में शंकर का ही बच्चा है। हाँ, हमें एड्स है और उस शंकर को भी धानी के साथ वो सब करने के लिए हम नहीं करते। हमें बच्चा चाहिए था, बेटा। उसके लिए बच्चा गोद ले लेते। और भी कई तरीके थे उसके लिए अपनी और अपनी पत्नी की जिंदगी को बर्बाद की। मैं नहीं चाहता था कि कोई मुझे नामर्द समझे, और उससे भी बड़ी बात कि किसी को ये पता चले कि मुझे एड्स। अगर लोगों को ये पता चल जाता कि मुझे बीमारी है तो हंसना बोलना छोड़िए साहब, लोग मेरी परछाई से भी दूर भागते। दिखाना चाहता था खुद को कि मैं भी आम इंसानों की तरह। क्योंकि धानी को तुम्हारी सारी प्लानिंग पता चल गई थी, इसलिए पहले शंकर को मारा और फिर धानी को। हमने कुछ नहीं किया। हमारा बेटा सही कह रहा है। उसने वही किया जो हमने उसे कहा करने के लिए, इसीलिए हमने उसकी शादी भी एक अंधी लड़की से करा दी। सुरेश को शंकर ने हमारे कहने पर ही अपनी पत्नी के पास भेजा था, लेकिन उस दिन रमा ने उसे देख लिया, इसीलिए शंकर को हमें नौकरी से निकालने का नाटक करना पड़ा। लेकिन अक्सर है ना, वो रात को घर में आ जाया करता था, और वो अंगूठी वो भी हमने पास वाले गांव में अपनी देवरानी से ही बनवाई थी। वैसी ही एक अंगूठी हमने शंकर को भी दी थी। और जब आपको बच्चा मिल गया तो आपने और आपके बेटे ने मिलकर शंकर को मार डाला, ताकि वो सच्चाई किसी को ना बता सके, क्योंकि उसकी जरूरत तो खत्म हो गई थी। और धानी को इसलिए मार डाला क्योंकि उसे पता चल गया था कि आप लोगों ने शंकर को मार डाला, है ना? नहीं साहब, ना ही हमने शंकर को मारा और ना ही धानी को। और धानी तो बाहर से ही जहर खा के आई थी। अगर बंदोबस्त में गए थे तो क्या थाने का काम नहीं होगा? ये टोपी ठीक करो। सर, मैंने हर जगह पता कर लिया है, धानी ने जहर नहीं खरीदा था। ये रही उसकी कॉल रिकॉर्ड्स। ये देखिए, ये हैं आप दोनों की कॉल रिकॉर्ड्स। उस दिन आप दोनों के फोन की लोकेशन रमेश के खेत की ही थी। बचपन से ही लोगों ने उसके अंधे होने का फायदा उठाया। स्कूल में, कॉलेज में, सड़क पर, बाजार पर उसका चाचा, जब हमें पता चला तो हमने उसे घर से निकाल तो दिया, पर पुलिस में नहीं दे पाए। उतनी हिम्मत नहीं हुई। किस किस के खिलाफ रपट लिखवाते। हमारी बच्ची को समझा बुझा कर चुप करा दिया कि ये तेरा वहम है। उसने शंकर को बहाने से खेत में बुलाया और हमें फोन किया। हमें पति का असली प्यार तो तुमने दिया है, अब हम ऐसे नहीं रहना चाहते। हमें अपने पति के साथ भी नहीं रहना है। तुम हमें कहीं दूर ले चलो ना। आ गए तुम? हाँ धानी, चलो हम तुमको लेकर कहीं दूर चले। तुझे क्या लगता है हम तुम्हारे जैसे घटिया आदमी के साथ कहीं जाएंगे?
हम जानते हैं कि तुम हमारे साथ खेल खेल रहे हो और हम तुम्हारा और तुम्हारे मालिक का सच सबको बता देंगे। उन लोगों पर शक जाए, उन लोगों को सजा मिले। और धानी? वो थक चुकी थी। हम अन्यों कभी कभी इतने लाचार नहीं थे। हमने सोचा था हम अपनी जिंदगी अकेले ही काट लेंगे, लेकिन हमारे पति ने अपना साथ देके हमें हमेशा के लिए लाचार कर दिया। माँ, तुमने हमेशा हमारी मदद की, एक आखिरी मदद कर दो ना। तुमने हमें जीवन दिया ना, मौत में तुम्हें दे दो ना माँ। क्या बोल रही है तू? हम ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा मत बोलो दीदी। हमें इस बात की तो खुशी रहेगी कि हमारी मौत उन घटिया लोगों की वजह से नहीं हुई। माँ, हमारी मदद कर दो ना माँ, कर दो ना माँ। रानी अपने साथ हमारे घर से ही थोड़ा जहर लेकर गई थी, चाय में मिलाकर पीने के लिए। हमसे बोली थी कि हम किसी और को चाय बनवाने को कहेंगे और फिर चाय में डालकर पी जाएंगे ताकि उन लोगों पे शक जाए, उनको सजा मिले। कुंती ने सारा इल्जाम अपने सर ले लिया था। उसे शंकर और धानी के खून के लिए सजा हुई। धानी अपने नए घर में खुश थी। उसे सुरेश की बातों पर यकीन था। वो यही सोच रही थी उसका पति उसे अब हर मुसीबत से बचाएगा। लेकिन तभी उसे आने वाले अपराध की दस्तक मिली। लेकिन उसके घर वालों ने न सिर्फ उसे चुप कराया बल्कि हमें भी ये बोलकर गुमराह किया कि वो दिमागी रूप से बीमार थी। सुरेश को एड्स था। सरोज और सुरेश दोनों यही चाहते थे कि सुरेश की इस बीमारी का किसी को पता न चले और वो एक नॉर्मल इंसान की जिंदगी जिए। उनकी चाहत में कोई बुराई नहीं थी, लेकिन उनका तरीका बुरा था। उन्होंने जो कुछ भी धानी के साथ किया था वो सरासर गलत था। और इंसान जब अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए किसी दूसरे के साथ गलत करता है तो वो आने वाले अपराध की दस्तक होती है। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। नमस्कार, मैं सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर विजय कुमार श्रीवास्तव क्राइम पेट्रोल दस्तक के एक और केस में आपका स्वागत करता हूं। हर इंसान की अपनी एक सोच होती है। हालात से जूझने और लड़ने का एक नजरिया होता है। कुछ लोग भले हालात कैसे भी हों उससे लड़ते हैं, एक मिसाल बनते हैं। मगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने सोच के दायरे में जीते हैं। वो सही और गलत नहीं देखते, वो सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं। इनके हाथों कभी भी कोई भी अपराध हो सकता है। वो खुद अपने आप में एक दस्तक होती है। ये देख, ये देख परफ्यूम। हाँ, ये देख, स्मेल कर। स्मेल इज सो नाइस। अच्छा चल बता, कितने का लगता है ये? 200? अरे ब्रांडेड है ये, पागल। पता है कितने की है? 4500 रुपीज। इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट किसने दिया? अरे यार तुझे कुछ नहीं पता। इधर आ, अपने पास ना बकरों के, तुझे पता है बकरों की कमी थोड़ी ना है मेरे पास। ये सब कैसे कर लेती है तू? तुझे नहीं पता? इधर आ, एक बात बताती हूँ मैं तुझे। एक खूबसूरत लड़की ना कुछ भी कर सकती है, हमें बस सिग्नल देना आना चाहिए। सिग्नल? तुझे नहीं पता क्या? अरे पागल, इधर देख। स्माइल। अच्छा बता, आज मेरे घर आ रही है ना तू? देखा, तूने बहुत बहाने बना दिए। अब कुछ नहीं चलेगा, तुझे चलना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मुझे शाम तक वापस छोड़ देना। अरे मेरी जान, मैं तुझे शाम से पहले छोड़ दूंगी। तू खाली चल तो सही मेरे साथ।
इस कहानी की शुरुआत भले ही 15 महीने पहले हुई, लेकिन इन 15 महीनों में होने वाले हादसे ही एक दस्तक थे जो वक्त वक्त पे अपने मौजूद होने का एहसास दिला रहे थे। अरे वाह, क्या बात है मुश्ताक भाई, तुम यहाँ खाना खा रहे हो और वहाँ तुम्हारी बेटी रंगरलियां मना रही है। करीमा तुम क्या बोल रही हो? सच बोल रही हूँ मैं। जाकर देखो कैसी महफिल जमाकर लौंडों के साथ नाच रही है तुम्हारी बेटी। नोट उड़ाए जा रहे हैं उस पर। शर्म आनी चाहिए मुश्ताक भाई को, वो तो बड़े सीधे बनते हैं, लेकिन अपनी लड़की को कितनी आजादी दे रखी है। इस तरह हमारी बेटी पे कीचड़ मत उछालिए। आपको परी के बारे में जरूर कोई गलतफहमी हुई है। कोई गलतफहमी नहीं हुई है, एकदम सही कह रहे खाला। वहाँ पे गैर मर्दों के बीच में आइटम गर्ल बनी पड़ी आपकी वो परी। सवाल के बात कर, अपनी बहन के बारे में बोल रहा तू। करीमा बहुत बोल चुकी हो, जाओ यहाँ से। अजान सुनकर सर पर दुपट्टा रखने से कोई नेक नहीं हो जाता। और मुश्ताक भाई संभालो अपनी बेटी को, वरना एक दिन नाक कटा कर रख देगी। संभाल लेंगे हम, जाओ। परी, एक खाला और इमरान क्या कह रहे हैं? सच है ये? अब्बू, आप ही तो कहते हैं कि हमें दूसरों की खुशी में खुश होना चाहिए। मैं भी तो वही कर रही थी। कौन सा गुनाह किया? परी, कोई गलत काम तो नहीं कर रही हो ना? क्या गलत अम्मी? देखो परी, जो बीत गई सो बीत गई। उसे जितनी जल्दी भूल जाओगे हम लोगों के लिए अच्छा होगा। इस घर के तौर तरीके सीख लो, अब यही तुम्हारी दुनिया है। हेलो, ठीक है, पैसे की चिंता तुम मत करो, पैसा तुम्हें पूरा मिल जाएगा। अरे चलो भाई, स्कूल के लिए देरी हो रही है। चलो चलो जल्दी जल्दी। इमरान बेटा, बेटा कहाँ जा रहा है? हमारे साथ चल। हम अकेले ही चले जाएंगे, एक काम भी हमको। इमरान, इमरान बात तो सुन। अब्बू, आज हमारी टीचर को हम स्कूल छोड़ने जाएंगे। अरे अब हमसे ये सब नहीं होता। चलो चलिए आप।
इमरान, इमरान उठना। क्या है? परी अब तक घर नहीं आई, 3 बज गए। तो मेरे को क्या पता, जाकर देखो ना, मोहल्ले के किसी कोने में नाच रही होगी वो। इमरान, अपनी बहन के बारे में ऐसा नहीं बोलते, जा जाकर देख कर आ। अरे मुझे नहीं जाना उसे ढूंढने उड़ने, देख के आओ खुद ही। भाई ऐसे होता है क्या? मैं साथ में गया ना साथ में आया। अब वो सुनती है क्या किसी की बात? उसका दिल लगता है इधर हमारे बीच में। मुझे तो लगता है जहां से आई है ना वो उधर ही चले गई है रहने, और जिंदगी भर भाई रह जाए तो अच्छी बात है। जाने दीजिए, बच्चा है। जहर कहां से भर गया तेरे दिल में उसके लिए? इमरान, इमरान, इमरान बात तो यार अल्लाह, हम ये क्या कर रहे हैं? हमारी तो हिम्मत ही जवाब दे गई। भाईजान, जहाँ जहाँ देख सकते थे, ढूंढ सकते थे, सब ढूंढ लिया। वक्त बर्बाद करने से कुछ नहीं होगा, हमें पुलिस स्टेशन चलना चाहिए। क्या आपको फिरौती के लिए कोई कॉल आया था? साहब, हम किसी को क्या दे सकते हैं, बस गुजर बसर हो जाए, कितनी कमाई है हमारी। और आपको क्या लगता है? साहब, हमें तो लगता है कि वो अपनी मर्जी से ही कहीं चली गई होगी। क्यों? आजकल के बच्चे साहब बस थोड़ा सा डांट दो तो नाराज हो जाते हैं। हमने भी कल डांट दिया था। किस बात पे डांटा था? यही घर के तौर तरीकों को लेकर। देखिए, अगर वो नाराज या गुस्सा होकर गई है तो वो वापस जरूर आएंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं तो ये काम किसी किडनैपर या ट्रैफिकर का हो सकता है। लड़की की उम्र बहुत कम है, नाबालिग है, किसी के भी हाथ लग सकती है। हम आपको डरा नहीं रहे, बाहर की दुनिया के बारे में बता रहे हैं। साहब, लेकिन वो कहिए। कुछ नहीं साहब, बस डर सा लग रहा है। मेहरबानी होगी, आप उसे ढूंढिए। उसका किसी लड़के के साथ कोई अफेयर था? नहीं साहब, ऐसी कोई बात हमारे कान तक नहीं है। हम कार्रवाई शुरू करते हैं। आप भी अपने रिश्तेदारों और उसकी सहेलियों के साथ टच में रहिएगा, अपना मोबाइल फ़ोन ऑन रखिएगा, कोई भी इन्फॉर्मेशन मिले तो दीजिएगा। प्लीज़ जा सकते हैं। सर, पढ़ाई लिखाई में ऐसा कुछ भी प्रेशर नहीं था उसके ऊपर, और क्लासरूम में एक हुनर लड़की थी। वो मिड टर्म में एडमिशन के बावजूद भी उसने सिलेबस बहुत अच्छी तरह से कवर किया था। मिड टर्म में? यस सर, मुश्ताक खान ने 2 महीना पहले ही उसका एडमिशन करवाया था। हमें सीसीटीवी फुटेज देखना है। प्लीज सर, बताइए जरा। सर, ये रही परी। ये नंबर प्लेट पर जूम करो। सर, नंबर प्लेट पर मार्किंग लगा हुआ है, बट बैक साइड पे एक स्टिकर है ताजमहल का। ये फुटेज मुझे पेन ड्राइव में ट्रांसफर कर देना। ओके सर। सर, स्कूल के पास के सारे रूट्स चेक किए। ये टैक्सी शास्त्री चौक के रास्ते के सीसीटीवी में नजर आ रही है, लेकिन उसके बाद गायब हो जाती है। हमने हाईवे पेट्रोल टीम्स को अलर्ट कर दिया। ड्राइवर ने परी से बात की और परी अपनी मर्जी से उस टैक्सी में बैठी। इसका मतलब ये कि उस ड्राइवर को वो जानती थी, और ड्राइवर ने नंबर प्लेट को मास्क कर लिया था। मतलब ये सब जो हो रहा है वो किसी प्लान के तहत किया गया है। सर, आपको क्या लगता है, ये परी इस प्लानिंग का हिस्सा है या फिर शिकार? अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। टैक्सी यूनियन और टैक्सी स्टैंड से पूछताछ करो। इस मॉडल की सारी टैक्सीज की आरटीओ से इन्फॉर्मेशन निकलवाओ, और अपने एक आदमी को खास इस टैक्सी को ट्रेस करने में तैनात कर दो। राइट सर। तमाम ख़वातीन व हज़रात को इत्तला दी जाती है कि बड़ी गली वाले मुश्ताक खान की बेटी परी खान अपने घर से लापता हो गई है। लिहाजा आप सभी से गुजारिश है कि आप सबको कोई भी इत्तला मिले तो चौरास्ते के पुलिस बीट से राब्ता करें। मुश्ताक। जी सर। देखिए, परी अपने स्कूल से किसी के साथ एक टैक्सी में अपनी मर्जी से बैठकर गई थी, तो अब ये केस किडनैपिंग का तो नहीं रहा। आप लोगों को शक है किसी पर? लेकिन परी ऐसे कैसे किसी के साथ जा सकती है? आप लोगों ने परी का एडमिशन मिड टर्म करवाया था, क्यों? साहब, दरअसल परी अपने नानी के पास रहती थी मूसाबाग में। नानी के इंतकाल के बाद परी को हम यहाँ ले आए, इसीलिए देरी से दाखिला करवाया स्कूल में।
इमरान भी इसी स्कूल में पढ़ता है। इमरान, तुम और परी जब एक ही स्कूल में जाते हो तो तुम्हें कैसे कुछ नहीं पता? सर उस दिन हम स्कूल अकेले गए थे और लौटे भी अकेले ही थे, इसलिए स्कूल के बाद वो किसके साथ और कब गई हमें नहीं पता। इन दिनों परी के बारे में कोई अलग बात नोटिस की आपने? कोई परी के पीछे पड़ा हो या परी किसी के पीछे? सर पीछा तो नहीं, लेकिन घर तक जरूर आया था सर। TO2 GO गो। अरे बड़ी कमाल जबान है अंग्रेजी। T और O 2 होता है और G और O गो। हाँ। गू क्यों नहीं होता है? और अंग्रेजी वही ना, देखो GO गो। अब आप किसी को ऐसे थोड़ी ना बोलोगे यू गो। क्या झांक रहा अंदर? मैं कुछ झांक नहीं रहा था, मैं तो बस हालचाल पूछने के लिए आया था। मोहल्ले की लड़कियां मोहल्ले की आबरू होती हैं, उन पे कीचड़ नहीं उछालते। निकलो, जाओ ऐसे निकल। साहब मुन्ना यही मोहल्ले में रहता है, अपनी दुकान चलाता है, बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है। उसने हमारी बेटी को बहकाने की कोशिश की थी। ये लीजिए दाल। हमने तो सिर्फ दाल लाने के लिए पैसे दिए थे, इतना सामान कहाँ से आया? वो हमें मुन्ना ने दिया है। और पैसे? उन्होंने हमसे पैसे नहीं लिए। मैं बहका रहा था साहब, वो लड़की को मैं क्या बहकाऊंगा? वो तो खुद चलती फिरती बला है। मुन्ना अब क्या भूल गई? दाल भूल गई मैं तो। वो तो तेरी अम्मी भूल गई, लेकिन तुझे क्या चाहिए? मुझे तो बहुत कुछ चाहिए। ये जैसे कि वो एक काम कर सभी देते। अम्मी ने पैसे दिए? अरे मुन्ना, खूबसूरत लड़की से भी कोई पैसे मांगता है क्या? ये ले लो, ये बोल, ले जाओ। ले जा, लेकिन इतना जरूर याद रखना कि सूद समेत पैसे जरूर वापस लूंगा। साहब वो 13 साल की जरूर है, लेकिन उसकी जवानी खूब उबाल मार रही है। साहब उस परी के चक्कर में मैं 1-2 बार स्कूल गया था, हमेशा लड़कों के बीच में रहती थी। सच कहता हूँ साहब, उन लड़कों में से ही किसी के साथ भागी होगी वो। कल दोपहर में कहाँ था तू? इतना बड़ा दुकान छोड़ के कहाँ जाऊंगा साहब? यादव, इस मुन्ना पे नजर रखो। परी का हाव भाव और रहन सहन मुश्ताक के घर से बिल्कुल अलग था। ये एक दस्तक थी। 15 महीने पहले दोनों सहेली परी और टीना के हालात अलग थे, मगर अब उनके हालात और दुनिया बदल चुकी है। एक दर्द से जूझ रही थी और दूसरी मुश्किल से, और अब तो एक गायब भी हो गई थी। जैसे जैसे हम इस केस की तह में जाते गए, नए नए राज खुलते गए। परी के माँ बाप कह रहे हैं कि परी एक अच्छी लड़की थी, मगर जो मुन्ना ने हमें बताया उसके हिसाब से तो परी बहुत ही तेज थी। सर मोहल्ले से इस मुन्ना की काफ़ी शिकायतें मिली, हो सकता है खुद को बचाने के लिए वो झूठ बोल रहा हूँ। मगर आखिरी बार तो परी अपनी मर्जी से उस गाड़ी में जाते हुए दिखाई दी गई। उस टैक्सी का कुछ पता चला? सर जगन को इस काम पे लगा है, वो आरटीओ से इस मॉडल की सारी कार्स की लिस्ट निकल रहा है। सर मैं परी के स्कूल में गया था, उसकी एक सहेली से कुछ खास बातें पता चली थी। सर जितने भी ये सब बोला बिल्कुल बकवास है। परी बिल्कुल ऐसी लड़की नहीं थी, न ही उसके साथ मेरा कोई अफेयर चल रहा था। तो तुम्हारा झगड़ा क्यों हुआ था इमरान से?
तुमने इतनी मेरी हेल्प की है नोटबुक कंप्लीट करने में, तो ये तुम्हें लेना ही पड़ेगा। अरे फ्रेंडशिप में इतना सेंटिमेंटल नहीं होता है। अब ये तो मैं ले रही हूँ, लेकिन अगर तुझे कुछ देना ही है तो कल मिलने फिर नहीं ले आना। मोहल्ले में तो जीना आराम कर ही रखा था, यहाँ पे भी शुरू हो गई तू। इमरान क्या बात कर? अरे क्या, तूने दोस्ती मुझसे की थी ना, निभा इसके साथ रहा है। देखो अब भी क्या भी डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरे साथ दोस्ती रखनी है या इसके साथ। अरे भाई इतना जोश क्यों दिखा रहे हो और अपना गुस्सा उस पर क्यों निकाल रहे हो आप? तू चुप, भाई नहीं बोलना मेरे को। मम्मी और अब्बू की वजह से शांत वरना गला दबा दिया होता तेरा मैं। हाँ सर, हमारा झगड़ा हुआ था मुबीन के साथ। मगर तुम अपनी बहन से इतने चिढ़े हुए क्यों थे? सर वो मेरी बहन नहीं थी, नाटक था वो सब। क्या मतलब? 3 महीने पहले अम्मी और अब्बू से कहीं से उठाकर लेकर आए और कह दिए कि हमारी बहन है। लेकिन 3 महीने पहले तो वो अपनी नानी के यहाँ रहती थी। सर अम्मी और अब्बू ने आपसे झूठ बोला, उसे कहीं से उठाकर लेकर आए थे और सबको यही बोलते फिर रहे थे कि वो नानी के पास थी। नानी तो खुद 13 साल पहले मर चुकी, और 3 महीने पहले यानी कि परी के आने के बाद हमने घर भी बदल दिया। इसके पहले कहाँ रहते थे? हसनगंज। पुलिस के पास आप लोग शिकायत लेकर आते हो, आधी अधूरी बातें बताते हो, और अब ये नई बात सामने आई है कि परी तुम्हारी बेटी ही नहीं है। तो कौन है वो? कहां से ले आए उसे? हसनगंज से यहां क्यों आए? और हमने पता किया है कि 13 साल पहले ही परी की नानी मर गई थी। अब झूठ बोलना मुनासिब नहीं है। साहब, माना कि हमने झूठ बोला, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी वजह है। परी हमारी ही बेटी है साहब, लेकिन उसके पैदा होते ही वो चोरी हो गई थी नर्सिंग होम से। कहाँ है हमारी बेटी? कोई नर्स इसे नहलाने के लिए लेकर गई थी, लेकिन वापस ही नहीं आई। हमने इनसे पूछा तो ये कह रही है इन्हें पता ही नहीं है। आज तो ड्यूटी पे मैं ही थी और कोई नर्स यहाँ थी ही। तो फिर कहाँ है हमारी बेटी? कौन ले गया उसे? ये रही हमारी और परी की डीएनए रिपोर्ट। तो तुमने घर क्यों बदला? वो परी पुलिस वालों को एक रेड में मिली थी, एक कोठे के रेड में। कल्पना नाम की एक औरत के अड्डे से लोगों को पता न चले कि वो कहाँ रहकर आई है, किन के साथ रहकर आई है, इसलिए हमने अपना पुराना घर बदल दिया साहब। तुम्हारा ये झूठ परी पे भारी पड़ सकता है। ये बात छुपाकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है। 13 साल पहले जिन लोगों ने परी को उठाया था, उसकी परवरिश की ताकि उसकी कमाई से खा सके, शायद मौका पाकर उन्हीं लोगों ने परी को गायब कर दिया होगा। ऐसा मत बोलिए साहब। उस नर्सिंग होम से पुलिस ने किसी को अरेस्ट किया था? वो नर्स कौन थी जिसने बच्ची को अगवा किया था? साहब वो नर्स थी ही नहीं, उसने सिर्फ नर्स के कपड़े पहने थे। हमने तो आस ही छोड़ दी थी, ये मान लिया था कि हमारी बच्ची कभी वापस मिलेगी ही नहीं। किस्मत हम पर मेहरबान तो हुई थी, लेकिन फिर लूट गई। कौन से थाने में मिसिंग केस की शिकायत दर्ज की थी? सर, ये कल्पना सिंह, ये हाई एंड एस्कॉर्ट सर्विसेज चलाती थी। पैसे तुम्हें पूरे मिल जाएंगे। उस रेड में सर कुल 15 लड़कियों को रेस्क्यू किया गया था, जिनमें से 12 को उनके घर वालों को सौंप दिया गया था और 3 के कोई रिलेटिव्स न होने के कारण उन्हें एनजीओ में शिफ्ट कर दिया गया था। परी कल्पना सिंह के हाथ लगी कैसे? सर ये तो अभी तक पता नहीं चल पाया, लेकिन आसपास के लोगों ने बताया कि कल्पना कुछ 13 साल पहले उसे अपने साथ लेकर आई थी। इसी आधार पर हमने 13 साल पहले के सभी मिसिंग कंप्लेंट्स को क्रॉस चेक किया और उनके पेरेंट को ट्रैक करके उन्हें सौंप दिया। और कल्पना का क्या हुआ? सर वो तो फरार होने में कामयाब हो गई। सारे थानों में कल्पना के साथ साथ परी की फोटोज को भी सर्कुलेट करो, अपने खबरियों को इन्फॉर्म करो, रेड लाइट एरिया के खबरों से भी कनेक्ट करो। कल्पना फरार है, वो धंधे पे वापस आने का जरूर सोच रही है। सर फिर तो मुमकिन है कि कल्पना ही परी को स्कूल से ले गई। हो सकता है। गुप्ता जी आप भी अलर्ट रहिए, अगर कल्पना के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन मिले तो प्लीज़ बताइएगा। यस सर। सर ये कल्पना जब इतना बड़ा रैकेट चला रही थी तो एक परी के पीछे क्यों जाएगी, वो भी इतना बड़ा रिस्क लेकर? कल्पना ने परी को पढ़ा लिखा कर जो पैसे इन्वेस्ट किए वो वसूलने तो जरूर आएगी। मुश्ताक के स्टेटमेंट्स नर्सिंग होम के साथ वेरीफाई कर रहे हैं। और उस टैक्सी का क्या हुआ? ऐसी गाड़ी देखी है कहीं? हाँ सर। कहाँ? ये आगे से राइट सर। इधर? हाँ सर। ठीक है। अरे सर इसको छोड़िए ना,
मेरे पास एक से एक पीस हैं। मुझे यही चाहिए, हो पाएगा? साहब फिलहाल तो नहीं है। हाँ साहब, मगर जैसे ही होता है ना आपको फ़ोन करूँगा। वैसे इसमें क्या खास है कुछ? ठीक है, तुम्हें जैसे मालूम चलेगा मुझे कॉल करना। ठीक है सर। तुम यहाँ की एरिया स्कैन करो, देखो कुछ मिलता है क्या। अब बॉडी चेक कीजिए प्लीज। इस शहर में आने वाले सारे एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स के पहले देखो कोई सीसीटीवी सोर्स है क्या। ये जिस टैक्सी में गई थी शायद उसी टैक्सी में यहाँ लाई गई हो। लेकिन सर ताज्जुब की बात है, कल्पना ऐसा क्यों करेगी? वो इसे बेच के या धंधे पे लगा के पैसे कमा सकती थी। शायद परी ने कल्पना के साथ बगावत कर ली हो और ये खरीदने बेचने के चक्कर में कोई मामला हो गया हो। इसकी फैमिली को इन्फॉर्म करो। ये रिमोट एरिया है, यहाँ के सेलफोन टावर से पिछले 48 घंटों की एक्टिव नंबर्स की डिटेल लगे। सर मैंने नर्सिंग होम के डॉक्टर से पूछताछ की है, उसका भी वही कहना है जो सायरा और मुश्ताक ने कहा था। परी हमारी ही बेटी है, उसके पैदा होते ही वो चोरी हो गई थी नर्सिंग होम से। और एक बात सर, 3 महीने पहले जब परी को पुलिस ने बरामद किया था उसके साथ ये लड़की भी थी, टीना शर्मा, इसी शहर की है। गुड। अगर हम ये मान लें कि परी की हत्या से कल्पना का कुछ लेना देना है तो अब वो टीना के पीछे जा सकती है। टीना, टीना, दूर रहिए आप मुझसे, मुझे हाथ मत लगाइए। आप जाइए यहाँ से। देखो बेटा, आप जाइए, मुझे आपसे बात नहीं करनी। देखो टीना, मैं हूं ना, मैं सब संभालूंगा। मुझे नहीं सुनना कुछ भी। आप जाइए यहाँ से। आप जाइए, आप जाइए यहाँ से। सब परी और मैं एक ही स्कूल में पढ़ते थे, हमारी दोस्ती थी। सर एक दिन परी ने इंसिस्ट किया कि मैं उसके घर चलूं। अरे मम्मा आ गई। बड़ी मुश्किल से टीना तैयार हुई है हमारे घर आने के लिए। सर उस दिन टीना घर वापस नहीं लौटी, मैंने उसे बहुत ढूंढा लेकिन वो नहीं मिली। फिर मैंने पुलिस में कंप्लेंट कर दी। सब परी मेरी दोस्त थी लेकिन उसने मुझे ही धोखा दिया। परी तुम मुझे यहाँ पे क्यों ले आई हो? परी मुझे मेरे घर जाना है। अरे टीना, माँ ने कहा है कि अब से यही तेरा घर। लेकिन मुझे मेरे घर पे जाना है। परी बहुत लड़कियों, इनमें से किसी को भी पसंद कर लीजिए, रेट सबके वही है। अगर उस परी से दोस्ती नहीं होती तो आज मेरी बेटी का ये हाल नहीं होता। उसने पहले मेरी बेटी को दोस्ती के जाल में फंसाया, फिर परी को बचाने के लिए उस कल्पना ने मेरी बेटी की बलि चढ़ा दी। मगर कल्पना परी को क्यों नहीं बेचना चाहती थी? सर वो उसे अपनी बेटी की तरह रखती थी और परी भी कल्पना को ही अपनी माँ मानती थी। उसकी हर बात सुनती थी और उसी ने इन्हें ले जाओ प्लीज। दूसरों की जिंदगी बर्बाद करने वाले खुद कहाँ आबाद होते हैं।
परी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। मौत स्ट्रैंगुलेशन से हुई है। अब ये साफ लग रहा है कि ये मर्डर रिवेंज के लिए किया गया है। सर, रिवेंज का सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन प्रकाश के पास है। उसकी बेटी की जिंदगी बर्बाद हुई है और वो परी को दोषी भी मानता है। वजह तो परी की फैमिली के पास भी थी। आखिर उसकी हरकतों के कारण ही उनकी इतनी बेइज्जती हो रही थी, खासकर इमरान की। उसे मोहल्ले और स्कूल में परी की वजह से ही शर्मिंदगी उठानी पड़ रही थी, और वो तो उसे अपनी बहन भी नहीं मानता था। सर, स्कूल में मुबिन के साथ उसके अफेयर के काफ़ी चर्चे, और मोहल्ले में मुन्ना उसके पीछे पड़ा था। वैसे कल्पना की भी पॉसिबिलिटी है। इमरान और मुबिन दोनों ही टीनेज हैं, और तुम तो जानते हो टीनेज का गुस्सा कुछ भी करवा सकता है। अब ये केस सिंगल डायमेंशन नहीं रहा। इन सब पे नजर रखो और इन सब की मोबाइल लोकेशंस भी ट्रेस करो। चल। हेलो, लड़की नहीं बला थी साहब, बला। 3 महीने में 300 शिकायतें आ चुकी थी उसकी। अरे सब पर डोरे डालती थी साहब, सब पे। लेकिन इमरान पर उसकी इस हरकतों का बहुत बुरा असर हुआ। माँ बाप का प्यार जो बट गया था। और एक दिन तो साहब, रखिए इसे अपने पास, जा रहे हम। इमरान, हमारी बात तो सुनो बेटा, एक बार हमसे बात। इमरान, इमरान, आप सुनिए हमारी बात। हम अभी जा रहे हो, तब तक वापस नहीं आएगी जब तक ये यहाँ पर है। लेकिन वो कहाँ जाएगी? इमरान, इमरान, हमारी बात तो सुनो। इमरान, इमरान साहब, इमरान तो घर छोड़कर चला गया था। अरे वो तो वसीम उसे घर वापस लेकर आया था। क्यों इमरान, आखिर परी को निकाल ही दिया ना घर से? सर, हमने कुछ भी नहीं किया। हम मानते कि हमें परी की हरकतें पसंद नहीं थी, लेकिन सर हम उसकी जान थोड़ी ना लेंगे। साहब, ऐसे झगड़े किस घर में नहीं होते। अब इमरान को नहीं पता थी उसकी सच्चाई, और जब सच्चाई पता चली तो रास्ते से हटा दिया। साहब, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? इमरान ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? तुम्हारा बेटा मोहल्ले भर में लड़ता फिरता है, लोग तुम्हारी इज्जत पर उंगली उठा रहे हैं। आप लोगों ने हमसे बहुत कुछ छुपाया है। अभी भी कुछ बात छुपा रहे हो तो बता दो, वरना अगर हमने पता की तो याद रहे, कानून की पकड़ बहुत मजबूत होती है। सर, हमने सभी की मोबाइल लोकेशन चेक की, वरना फैमिली में से किसी की मोबाइल लोकेशन मर्डर स्पॉट की थी, और ना ही मुन्ना या मूविंग। और प्रकाश? उसकी भी नहीं थी सर, लेकिन उसके रिकॉर्ड्स में एक इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आई है। क्या? सर, उसके रिकॉर्ड्स में कई नंबर्स रेड लाइट एरिया के दलालों और कॉल गर्ल्स के थे। उनमें से ज़्यादातर कहीं ना कहीं कल्पना के लिए भी काम करते थे। एक बंदे से तो प्रकाश ने लड़की को बेचने की भी बात की थी। कहीं ये प्रकाश कल्पना का प्यादा तो नहीं? जैसे कल्पना नकली माँ, वैसे नकली बाप तो नहीं? उठा लिया उसे। कौन सी लड़की को बेचना चाहते थे? टीना को? किसी लड़की को नहीं सर, मैं तो कल्पना तक पहुंचना चाहता था, इसीलिए उसके अड्डे पर गया था, उसके लोगों से मिला ताकि कल्पना के बारे में कोई खबर मिल सके। क्या करने वाले थे तुम इस खबर का? बदला लेना चाहता हूँ। कल्पना से बदला लेना चाहते हो, और परी से ले लिया? क्यों? मैंने परी को नहीं मारा, वो तो खुद कल्पना की शिकार थी। उसने वही किया जो कल्पना ने उसे सिखाया, और उसका अंजाम भी वो भुगती। मैं कल्पना जैसी को मारना चाहता हूँ, जो मासूम लड़कियों की जिंदगी को बर्बाद करके उस पर अपनी रोटी सेकते हैं। अपराधी को सजा देना कानून का काम है, तुम्हारा नहीं। अगर तुम्हारे हाथों कोई अपराध हो जाता तो तुम्हारे परिवार का क्या होता, कभी सोचा है तुमने? टीना को तुम्हारी जरूरत है, कानून की मदद करो। अगर कल्पना के बारे में कोई इंफॉर्मेशन हो तो हमारे साथ शेयर करो। एक्सक्यूज मी। यस। क्यों मारा इसे? क्या किसी ने परी को मार दिया? लेकिन वो तो अपने माँ बाप के पास थी ना। उनके लिए तो वो एक खोई हुई बेटी थी, और तुम्हारे लिए खोया हुआ खजाना।
खजाना हाथ नहीं लगा तो जान ले ली, क्योंकि इसके पहले कि तुम उसका कारोबार शुरू करती, पुलिस ने तुम्हारे प्लान पर पानी फेर दिया था और अपने माँ बाप से मिलने के बाद उसे तुम्हारे साथ आने से मना कर दिया होगा, तो तुमने जान ले ली है ना? नहीं सर, मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? सर मैं ऑलरेडी काफी केसेस में इन्वॉल्व हूँ, और अगर मैं उसे उठाती तो मैं उसे मारती क्यों? मैं उससे पैसे कमाती। अगर ऐसा ही था तो परी को बिकने से क्यों बचाया और उसकी जगह टीना को क्यों भेज दिया? सर परी बहुत कम उम्र की थी और बहुत तेज थी। मुझे लगा कि मैं उसके सहारे से बहुत सारा पैसा कमा सकती हूँ, इसीलिए मैंने उसे बचा के रखा था। सोचा था जब जवान होगी तब उसे धंधे में उतारूंगी, इसीलिए मैं उसे पर्सनली ट्रेन भी कर रही थी। अरे वाह। अच्छा माँ बताओ, कैसी लग रही है आपकी बेटी? ब्यूटीफुल। बस एक चीज की कमी है। क्या? इसको जितना नीचे रखोगी उतना फायदे में रहोगी। अब देखो। वेरी गुड। अब कैसी लग रही हूँ मैं? ये हुई ना बात। और ये जो मेरी बेटी की स्माइल है ना, बड़े बड़े मर्दों को घुटने पर ला देगी। जो चाहोगी वो करेंगे, बस तुम्हारे एक इशारे पर। वाह, क्या फर्ज निभाया माँ का। 13 साल पहले नर्सिंग होम से तूने ही उठवाया था ना परी को? नहीं सर, मेरा एक आदमी है अशोक, मेरे पास लड़कियों को वही लेकर आता है। परी को भी वही लेकर आया था। कहाँ मिलेगा ये अशोक? यादव, लगाओ फोन। क्या हुआ साहब, आप क्या चेक कर रहे हो? ये टैक्सी 20 अक्टूबर को कहाँ थी? टैक्सी तो मैं भाड़े से देती हूँ, उस दिन भी मेरा ड्राइवर लेके गया था। बुलाइए उसे। जी। जी, अशोक तुम्हारे नाम है? हाँ जी मेरा नाम है। चलो, कल्पना ने बुलाया। कल्पना ने? कहाँ का किराया मैडम? पुलिस स्टेशन का। बताता हूँ साहब, बताता हूँ साहब, मैंने ना मच्छी नहीं चुराई, मुझको पुराने कस्टमर ने बेची साहब। कौन कस्टमर? कौन कस्टमर? बताता हूँ सर, बताता हूँ। हमने क्या किया साहब? 20 तारीख को ये टैक्सी तूने रखी थी ना, लड़की को मार के उसकी लाश ठिकाने लगाने के लिए। 20 तारीख को तो हमने अपनी गाड़ी एक दोस्त को दी थी। इतिहास के पन्नों में तुम जैसे दुश्मन मामाओं के बारे में पढ़ा था, मगर आज भी तुम जैसे लोग हमसे टकराते हैं। 13 साल पहले तुमने परी को अगवा किया और आज उसे मार दिया, क्यों? साहब मैं कुछ नहीं करना चाहता था, ये सब मुझे किसी ने करने के लिए कहा था। कौन? कौन? बताता हूँ साहब। इमरान के बाद जब हम दोबारा प्रेग्नेंट हुए तब हमारी माली हालत बहुत खराब थी। हमें दूसरा बच्चा नहीं चाहिए था, लेकिन मुश्ताक इस गुनाह के लिए तैयार ही नहीं हुए। फिर परी पैदा हुई। परी लड़की थी, उसकी पढ़ाई लिखाई शादी ब्याह के बारे में सोच सोच कर हमारा दिमाग फट रहा था और सबने मान भी लिया। हमें लगा कि हमें छुटकारा मिल गया, लेकिन 3 महीने पहले पुलिस ने रेड मारी और वापस परी को हमें सौंप दिया।
हम मुश्ताक की वजह से चुप थे, लेकिन मन से कभी भी उसे बेटी नहीं माना। वो सिर्फ नाम के लिए हमारी बेटी थी, क्योंकि उसकी परवरिश एक धंधे वाले ने की थी। उसके सारे तौर तरीके बाजारू थे। वो हमें मुन्ना ने दिया है। और पैसे? अम्मी, मुन्ना हमसे पैसे नहीं लेता। उसकी बाजारू परवरिश मेरे घर का सुकून खा गई थी, ऊपर से बेइज्जती अलग हो रही थी। मुश्ताक की आंखों पे बेटी की मोहब्बत की पट्टी बंधी थी। इमरान तो घर छोड़कर भी जा चुका था। अपनी इज्जत को बेचने वाली लड़की मेरे घर में नहीं रह सकती थी, इसीलिए मैंने फैसला किया। परी बेटा। अरे बाबू आप? हाँ, यहाँ से निकल रहा था, सोचा तुम्हें घर छोड़ दूं। आओ बैठ जाओ। एक जरूरी काम का बहाना बनाकर मैंने गाड़ी जंगल की तरफ मोड़ ली। परी बेटा बाहर निकलो। मामू आप कर लो ना अपना काम, मैं यहीं बैठी हूँ कार में। नहीं परी बेटा बाहर आना पड़ेगा। क्यों? तुमने बेटी पैदा की और अपने भाई के हाथों से बेच दिया। कुदरत ने एक बार फिर तुम्हें मौका दिया अपना गुनाह सुधारने का, लेकिन नहीं, एक बार फिर तुमने गुनाह से अपने हाथ रंग दिए। मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक परी ने अपनी इज्जत कभी नहीं बेची। परी का नर्सिंग होम से गायब होना भले ही एक हादसा हो, मगर 13 साल बाद पुलिस की रेड में परी का किसी जिस्म फरोशी के अड्डे से मिलना एक बड़ी दस्तक थी, जिसे मुश्ताक ने महसूस किया और अपना घर बदल दिया। परी की इस दशा के पीछे किसका दोष है? सायरा का या कल्पना का, या फिर दोनों का? अगर हम अपने सोच के दायरे को थोड़ा सा बढ़ाएं, थोड़ा सा पॉजिटिव कर लें, तो जिंदगी बदल सकती है, अपराध टल सकते हैं। मिलते हैं एक और केस के साथ। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें